हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूं। इंग्लिश के एक टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है टेंस, और पहली ही क्लास में मैंने कहा था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए इस टॉपिक के लिए मेरी जो अप्रोच रहेगी वो मेरे हिसाब से आप सब लोग पहली बार देखेंगे। और इसीलिए पहले 2 वीडियोस के अंदर मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़ाई, छोटे छोटे वीडियोस बनाए 15-15 मिनट के, और उसमें बस मैंने आपको फील करने दिया कि टेंस होता क्या है। वैसे डेफिनेशन मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोली है, और आज मैं वो डेफिनेशन भी ऑफ कोर्स आपके सामने लेके आऊँगा। अब तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि टेंस में होता क्या क्या है, टेंस के टाइप्स क्या हैं, टेंस में कितने तरह के सेंटेंसेज हमें पढ़ना है, हमारा गोल क्या है। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हिंदी के सेंटेंसेस से कैसे पहचाना जाए कि टेंस कैसे होता है, जो सेकंड वीडियो था। अब जो थर्ड वीडियो है उसके अंदर हमारे पास में टास्क ये रहेगा कि हमने जब ये बात करी थी कि सर हर टेंस की, टोटल 12 टेंस होते हैं, हर टेंस की एक स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन मेन स्ट्रक्चर कहते हैं, फिर उसकी फिर अपन और कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। बट वो जो मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कौन सी हैं, वो मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ। ये देखिए, ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं। वो मैंने कहा था 12 टेंस हैं, तो ये देखिए 12 स्ट्रक्चर्स हैं, ऊपर से लेकर आप गिनते जाइए। फर्स्ट 4 जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, उसके बाद 5th से लेकर 8 तक जो हैं वो पास्ट की हैं, और उसके बाद में 9 to 12 जो है वो क्या है, वो आपकी फ्यूचर की हैं। अगर मुझे बोलना ही पड़े नाम तो ये देखो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनके जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं देखिए, मेरे हिसाब से विजिबल होंगे, सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। अगर इनमें से कुछ भी नज़र नहीं आएगा तो मैं भी बस इनकी बात करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बात याद करें कि टेंस 12 होते हैं और उनकी 12 स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, आज अपन जो इस वीडियो में मेन चीज़ सीखने वाले हैं वो है ये कि ठीक है सर, हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये भी हमें बात समझ में आ गई, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हम फील कैसे करें। तो बस उसी को लेकर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। इस लीग में जो सबसे पहला काम हम सीखेंगे वो है एक स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस कैसे बनाया जाए। ये हमारा आज का टारगेट है, ये हमें आज सीखना है। चलिए तो ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में मैंने देखिए हर बार एस वर्ड को यूज़ किया है, हर बार वी वर्ड को यूज़ किया है, हर बार ओ वर्ड को यूज़ किया है। कुछ और चीज़ें भी साथ साथ में लिखी हुई है, जानी पहचानी सी लग रही होंगी। एस का मतलब यहाँ सब्जेक्ट है, वी का मतलब यहाँ वर्ब है, ओ का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है। वर्ब कुछ जगहों पर वन के साथ में लिखा हुआ है, उसका अर्थ है फर्स्ट फॉर्म। कुछ जगहों पे 2 के साथ लिखा है, उसका अर्थ है सेकंड फॉर्म, और कुछ जगहों पे 3 के साथ लिखा हुआ है, उसका अर्थ है थर्ड फॉर्म। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको आती होंगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट अगर है जिसको बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी उसको सारी बात आपकी समझ में आ जाए। सभी साथियों को साथ में सीखना है। चलो तो अब जो है सेंटेंस कैसे बनाना है। देखो, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर आपको सिखाया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करवाता हूँ। वर्ब वो शब्द होते हैं जो एक्शन को डिनोट करें। तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर थी, हमें वर्ब वाली जगह पे एक्शन वाले शब्द को लिखना होता है, ये हमने बात समझ ली। सब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट वो होता है जो इस एक्शन को करता है, जो इस एक्शन को करे, यानी सेंटेंस के अंदर जो करता है वो हम लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, और जिस पर एक्शन होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। इतनी सी बात हमने करी थी। तो एक सेंटेंस हमने अपने दिमाग में सोचा जिसमें कोई भी आप इस तरीके से सोच सकते हो, जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है उसके साथ तो अपन पैरेलल आगे बढ़ेंगे ही, एक सेंटेंस और अपन लेते हैं, उसको भी पैरेलल रखते हैं और आगे बढ़ते हैं साथ साथ में। कोई भी एक एक्शन आप सोचो, एक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप एक्शन को फील करो ना, मतलब जिसमें मोशन हो, गति हो या ट्रांसफर हो या कुछ भी ऐसा, कुछ ना कुछ होना चाहिए एक्शन। नहीं तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, खेलना, दौड़ना, भागना, आना जाना, किसी से मिलना, किसी को थप्पड़ मार देना, ये इस तरह के जो सारे शब्द होते हैं क्या होते हैं, ये एक्शन होते हैं। इनमें से कोई भी एक शब्द आप ले लो जो आपको एक्शन लगे। मैंने अपना फेवरेट वर्ड चुना है खाना। ठीक है, खाना एक एक्शन होता है। ठीक है, तो खाने को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ईट लिखा। मैंने किस जगह पे लिखा, देखो जरा, मैंने वर्ब वाली जगह पे लिखा। देखो इसको लिखा है, ये बीच में था, देखो शब्द, ये भी मैंने बीच में लिखा है। सब्जेक्ट की जगह पे मैंने किस शब्द को लिखा, जिसने खाने खाने का एक्शन किया हो, जिसने इस एक्शन को किया हो, उसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है। उसके बाद में एक्शन जिस चीज पर हो उसको मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, यानी खाया किस चीज को गया, पिज्जा को खाया गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया।
बस सिमिलरली मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस के अंदर, देखो यहाँ पे इतने सारे सेंटेंस हैं, उनमें एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट लिखा है। अब ये कैसे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, कैसे वर्ब की जगह वर्ब लिखा और कैसे ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा, ये तो समझ में आ गया होगा अब तक कि भाई एक्शन जो करे वो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाली सब जगहों पर देखो कुणाल लिखा हुआ है। आप यहाँ पे दूसरा कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, राम, श्याम, मनोहर, जो आपको पसंद हो वो यूज़ करो, ठीक है। और खाने की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा लिख दिया, मुझे पसंद है पिज़्ज़ा इसलिए मैंने पिज़्ज़ा लिख दिया। आपको दाल बाटी पसंद हो आप दाल बाटी लिखो, जो पसंद हो वो लिखो। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे अपन वो लिख देंगे जिस चीज़ को खाया जा रहा है, और एक्शन अपना खाना है ही तो अपन ने लिख ही दिया। ऑलराइट, अब हम समझते हैं इसमें टेंस से क्या मतलब, यहाँ पे टेंस का क्या रिलेशन है। देखो, तो जब प्रेजेंट सिंपल था तो इसमें हमने देखो वर्ब की जगह पे जो है लिखा ईट्स। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी और साथ में एस और एस लगाना था। तो देखो हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी ईट और साथ में एस और एस लगा दिया। हम स्ट्रक्चर को कंप्लाई यानी कि उसकी आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं बस। फिर देखो सेकंड सेंटेंस के अंदर आप देखोगे मैंने इज ईटिंग लिखा है, वर्ब वाले पोर्शन में क्या लिखा, इज ईटिंग। ये कैसे हुआ? देखो यहाँ पे मेरे पास में तीन ऑप्शन थे, इज, एम और आर, सॉरी इज, एम और आर, ये तीन ऑप्शन थे। मैंने कैसे डिसाइड किया कि मैं इज लगाऊंगा यहाँ पे? बहुत सिंपल है, जो सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करता है कि इज, एम और आर में से क्या आएगा। एक टॉपिक आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये टॉपिक 100% सुना होगा आप लोगों ने अगर आप कॉम्पिटिटिव सिलेबस को पहले पढ़ चुके हो तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो यही होता है कि सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि उसकी वर्ब कैसी हो। वो चुनता है कि ये आएगा कि ये आएगा। तो हमारे जो सब्जेक्ट हमने चुना था वो चुना कुणाल। कुणाल एक ऐसा शब्द है जो एक वचन है और एक वचन चीज़ों के साथ अपन इज लिखते हैं। इससे ज़्यादा अपन और क्या सिंपल सीखें। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म मांगी गई है? यहाँ पे आईएनजी फॉर्म मांगी गई है, तो हमने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिख दी, बस वही किया। आप सिमिलरली अगर मान लो मैं आपको एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देता हूँ, आप मुझे इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस बना के दिखाओ। सब्जेक्ट है राम, वर्ब है प्ले और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्या बनाओगे? सर सब्जेक्ट तो राम लिख दिया, राम के हिसाब से इज, एम और आर में से क्या आ जाएगा? सर इज आ जाएगा। एक्शन क्या बताया था? सर प्ले बताया था, तो प्ले की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, तो आ जाएगा प्लेइंग यहाँ पे। अच्छा सर ऑब्जेक्ट क्या बताया था? क्रिकेट, तो ये लो लिख दिया क्रिकेट। सेंटेंस तैयार, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इट्स दैट सिंपल। जैसे मैंने ये सेंटेंसेस बनाए ना, साथ साथ में आप दूसरे कोई भी सेंटेंसेस बनाते रहो, देखते जाओ। फिर इस बार देखो इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है कि इस बार हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इधर हैज़ लिखा और यहाँ पे थर्ड फॉर्म को लिख दिया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जानते हो। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ये नहीं पता है तो याद करो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे हैज़ लिखा है। सर क्यों? यहाँ हैज़ और हैव में से आपने हैज़ ही क्यों लिखा, हैव क्यों नहीं लिखा? इसके बारे में चर्चा अपन थोड़ी सी देर में करेंगे। एक बार के लिए आप मेरी बात मान के चलो कि भी जितनी भी सिंगुलर चीज़ होती है ना उनके साथ में हैज़ आता है। क्या ये कंप्लीटली पूरा सही है? देखो पूरी बात नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मतलब आपको अभी के लिए समझ में आ जाए कि कुणाल एक वचन है तो उसके साथ में हैज़ लिखना है, यानी बहुवचन चीज़ों के साथ हैव आता है। सर बिल्कुल, ऑफकोर्स। फिर आगे देखो एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, सॉरी ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, फिर V1 ING और ऑब्जेक्ट। अब कोई ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है स्ट्रक्चर में आपके सामने, चाहे कोई सी भी रख दूँ, कोई भी A to Z स्ट्रक्चर रख दूँ। इतनी सारी स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे रखी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की जगह वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर इस बीन में क्या करना होगा? ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, बिल्कुल है। क्या इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है? कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो सीधी सीधी बात ये बीन एज इट इज उतार दिया जाएगा। सर इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, कभी नहीं होता। जब यहाँ पे लिखा है बीन और यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया तो फिर ये हमेशा बीन वैसे ही आएगा। हैज़ हैव को कैसे चुनना है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अभी छोटा सा एक तो बता ही दिया कि सिंगुलर चीज़ों के साथ में हैज़ चुनो, प्लूरल चीज़ों के साथ यानी बहुवचन चीज़ों के साथ में क्या चुनो? हैव। सर सिंगुलर प्लूरल क्या? अरे सब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो क्या चुनोगे? हैज़, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो चुनोगे हैव। अगर मान लो जैसे मैंने कुणाल लिखा है तो आपने हैज़ लिखा, लेकिन अगर मैं कह दूँ कुणाल्स फ्रेंड्स, अगर मैं कह दूं कुणाल्स फ्रेंड्स, मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगा के फ्रेंड्स से अगर लिख दिया तो फ्रेंड्स तो भाई बहुवचन हो गए ना, बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है, तो फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा? उस टाइम पे हैव आ जाएगा। यहाँ भी वही तरीका है चुनने का, यहाँ भी वही तरीका है चुनने का। सिंपल था, बहुत बढ़िया। अगली स्ट्रक्चर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है, ये लो लिख दी सेकेंड फॉर्म। फिर अगली स्ट्रक्चर में वॉज वर्ब के साथ ING लिखना है, यहाँ पे हमने वॉज लगाया, यहाँ ING लगाया। मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते होंगे महानुभव कि सिंगुलर चीज़ों के साथ वॉज आता है और प्लूरल चीज़ों के साथ में वर आता है। फिर उसके बाद में अगला देखो आओ, इधर हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लिखनी थी, ये देखो हेड लिखा और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दी। कितना सिंपल है। इसमें अगले में क्या करना था? हेड प्लस बीन प्लस V1 ING यूज़ करना था। ये देखो हेड लिखा, बीन लिखा और वर्ब हमारी ईट थी तो उसकी ING फॉर्म लिख दी, ईटिंग।
एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे तो मैंने ये सारे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे सफाइज किया है। मैंने करा क्या, यानी कि सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है वो आपको सिखाया मैंने कि एक स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, उसमें जहाँ जहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत है वहाँ सब्जेक्ट लिखो, जहाँ वर्ब की ज़रूरत है वहाँ वर्ब लिखो, जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है वहाँ ऑब्जेक्ट लिखो। ऑफ कोर्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जैसे यहाँ पे ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इनफैक्ट यहाँ भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसके बारे में अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेशन सीख लिए जाएंगे, लेकिन हम पहले ये तो सीख लें कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्लेस कैसे किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि राम प्ले और क्रिकेट के साथ सेंटेंस बनाओ, तो क्या नहीं बन सकता? देखो बनता ही जाएगा, राम प्लेज क्रिकेट, राम के साथ इज आना चाहिए तो इज प्लेइंग क्रिकेट, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ राम प्ले और क्रिकेट को इन स्ट्रक्चर्स में पुट करता जा रहा हूँ एंड सिमिलरली ये सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। और इनका हिंदी अनुवाद क्या होगा वो अपन थोड़ी देर में देख ही लेंगे। वैसे कल के जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर जो था वो हिंदी यही तो अनुवाद लिखे हुए थे, इन्हीं सेंटेंसेस के तो अनुवाद थे सारे वो, कि कुणाल पिज़्ज़ा खाता है, कुणाल पिज़्ज़ा खा रहा है, कुणाल पिज़्ज़ा खा चुका है, कुणाल मान लो 20 मिनटों से पिज़्ज़ा खा रहा है, ड्यूरेशन के साथ हमने कहा था। अब यहाँ पे वैसे ड्यूरेशन नहीं लिखी है, लेकिन अगर इंक्लूड करनी पड़े तो क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करोगे, ड्यूरेशन के लिए जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है फॉर, और ड्यूरेशन जो है वो आपकी 20 मिनट्स। तो ये लो, ये तैयार हो गया, देखो सेंटेंस, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ हमको सीखनी थी वो ये थी कि ये 12 टेंस होते कौन से हैं, इनके नाम हमें याद होने चाहिए और इनका स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। अब एक कमाल की चीज़ मेरे को आपसे पहले पूछनी है, पहले आप बता सको तो अपने मन में आंसर देना, शायद मैं सुन पाऊंगा। मुझे बताओ टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है? एक बार ऐसे ही मैंने क्लास में पूछा अपनी ऑफलाइन में, पीछे से एक सनसनाता हुआ लड़का बोला कि सर काल होता है सर, काल। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा ये तो ट्रांसलेशन कर दिया, मुझे डेफिनेशन चाहिए कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस, कैसे समझाओगे किसी को कि टेंस क्या है। तो फिर एक फ्रंट बेंच से एक लड़की बोली कि सर समय होता है, समय। मैंने कहा कौन सा समय? कि सर समय सर वर्तमान समय, और मतलब ये समय के ही पार्ट होता है। मैंने कहा बिल्कुल गलत, और सोचो। अब वो बुरा भी मान गई थोड़ी सा, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है कई बार, स्टूडेंट बुरा मान जाते हैं। आओ मैं आपको सिखाता हूँ टेंस होता क्या है। एक सिंपल सी, मैंने हमेशा ट्राई किया है कि मैं अपनी क्लास के अंदर एक सिंपल डेफिनेशन दूँ जो सिंपली मेरे स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए, ऐसे ही होना चाहिए। तो आप सीखो, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस क्या है? वर्ब फॉर्म में, वर्ब फॉर्म। क्या वर्ब की फॉर्म में टेंस? सर टेंस में वर्ब आती है ना, या वर्ब में टेंस आता है, इसमें मत पढ़ो, सिर्फ इतना जानो टेंस एक तरह की वर्ब फॉर्म होती है। इस चीज़ को प्रूव करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो इतने सारे टेंस के स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, देख पा रहे हो, इतने सारे टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। एक बात बताओ, जब मैं 1 से 2 या 2 से 3 या 1 से 6 या किसी भी पे जाता हूँ तो मैं टेंस को चेंज कर रहा हूँ क्या? इस बात का जवाब सोचना। क्या मैं टेंस चेंज कर रहा हूँ? जब मैं 1 से 5 पे जाता हूँ, ऑफ कोर्स मैं टेंस को चेंज करता हूँ। ये प्रेजेंट सिंपल था, ये पास्ट सिंपल हो गया। या मैं 1 से 3 पे जाता हूँ, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल है और ये प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब टेंस का नाम चेंज हो रहा है ना, हो रहा है। अच्छा, नाम चेंज होने के बजाय, नाम चेंज होने के साथ एक बात बताओ, सिर्फ एक ही तो चीज़ चेंज हो रही है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सारी स्ट्रक्चर्स में एक जैसे हैं, इनके रूप में भी कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है। एस तो हर जगह ऐसा है, इसकी कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कोई इसका कोई सेकंड फॉर्म नहीं, ना ही ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा है, यानी कि सिर्फ वर्ब वाले हिस्से में चेंज हो रहे हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि टेंस वर्ब फॉर्म होती है। बात को याद रखना कि टेंस क्या है? वर्ब फॉर्म। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारा टेंस का क्वेश्चन है तो वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा? वो इसी पे बेस्ड होगा, ये जो बीच की चीज़ें हैं। और आप देखो इनको याद करना कितना इजी है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो क्या है, वो तो सब में आने हैं, देख लो सब में ही लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा ये आपको याद करना होता है। सर इसका अर्थ ये है कि अगर हम इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ना देखें तो भी काम चल जाएगा, तो भी हमको पता चल जाएगा कि उनके अंदर टेंस क्या है, बिल्कुल पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए इनमें से कोई भी मैंने एक ब्लंट जो है, मैंने कहा चलो ये वाला सेंटेंस है, इसका मेरे को टेंस पता लगाना है, कैसे पता लगाऊंगा? तो देखो मैंने सबसे पहली चीज़ देखी कि इसमें ये वाला जो हिस्सा ये वर्ब का है, इसको मैंने नोटिस कर लिया। जैसे ही आपने इसको नोटिस किया, अब आपको ये समझ में आ गया, आप ये जानते हो कि यही हिस्सा आपको टेंस बताएगा, ना तो ये बताने वाला है ना ये बताने वाला है। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये आपको टेंस बताने वाले हैं। अब इसमें आपने जब नोटिस किया तो एक तो वॉज लिखा हुआ है और एक आईएनजी लिखा है। अगर मेरे दोस्त आपको ये बात याद है कि वॉज के वर्ब के साथ में आईएनजी सिर्फ एक ही टेंस में आता है, तो फिर आप धड़ल्ले से आंसर दोगे कि ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है।
तो टेंस रिकग्निशन की ही ये जो क्लास चल रही है, पहले जो हिंदी के सेंटेंसेस के साथ किया था वो अपन इंग्लिश के सेंटेंस के साथ करेंगे। इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे पता करेंगे अपन कि कौन सा टेंस है? हम सर सिर्फ वर्ब वाला हिस्सा देखेंगे। क्यों सर? क्योंकि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, सिर्फ वर्ब वाले हिस्से को देखेंगे सर। वर्ब वाला हिस्सा जो है हमें अपने आप बता देगा कि टेंस कौन सा है। फिर हम क्या करेंगे, उसको नोटिस करेंगे कि वो कौन से वाले टेंस के स्ट्रक्चर से मैच खाता है। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, अगर किसी V1 के साथ में ING फॉर्म को आप देखो तो वो 100% कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस होएगा। आओ बढ़ते हैं, देखो जरा ये वाला देखते हैं। इसमें V1 ING लिखा है तो इसके नाम में कॉन्टिन्यूस तो है ही, तो अपन तैयार हो गए, चलो ठीक है कॉन्टिन्यूस है। कौन से वाले प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में आज तक आपने हेड पढ़ा, ये बताओ? किसी भी नहीं पढ़ा, तो फिर जरूर ये पास्ट होगा। तो चलो ठीक है, ये पास्ट, अच्छा कॉन्टिन्यूस तो अपन ने लिख लिया था, कहाँ लिखा? एक मिनट, ये वो कॉन्टिन्यूस तो अपन ने लिख ही लिया था, तो पास्ट और लिख दिया। अब जो हेड अपन ने लिख, जब पास्ट के साथ में जब कॉन्टिन्यूस लिख दिया अपन ने, तो एक बात समझ में आई कि ठीक है ING हो गया कॉन्टिन्यूस के लिए और हेड हो गया पास्ट के लिए। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस का तो स्ट्रक्चर याद कर रखा है, उसमें तो वॉज वर आता है। तो इसमें अगर वॉज वर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर हमने एक चीज़ और नोटिस की, इसमें बीन आ गया, और ये जो बीन होता है तो परफेक्ट टेंस में दिखता है। तो फिर ये बन गया हमारा नाम क्या, इसका पास्ट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। ऐसे अब बार बार जब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करोगे ना, बार बार देखोगे आप, जब ये स्ट्रक्चर्स के ये छोटे छोटे हिस्से सारे जब याद कर लोगे तो आप, और इनमें कुछ नुआंसेस यानी कि छोटे छोटे डिफरेंसेस याद कर लोगे, तो फिर आप खुद आंसर दे पाओगे। जैसे अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि बताओ ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो सबसे पहले ना आप रूल आउट करना स्टार्ट करो। मैंने सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पूछा है, मैंने उसके अंदर का नहीं पूछा। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कहीं भी इसमें विल शैल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो फ्यूचर क्या ना? क्या आपने इस चीज़ को अभी तक नोटिस नहीं किया कि फ्यूचर के इन चारों के अंदर देखो विल शैल तो आता ही आता है। तो यानी कि जिसके अंदर विल शैल नहीं होगा स्ट्रक्चर में, वो उसमें फ्यूचर कभी भी हो नहीं सकता। फ्यूचर कौन सा, वो तो चलो बाद की बात है, विल शैल है या नहीं है उससे पता चल जाता है कि फ्यूचर है कि नहीं। अब रह गया प्रेजेंट और पास्ट। तो फिर देखो ये लोगो, यहाँ पे एक तो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो ये थर्ड फॉर्म तो या तो परफेक्ट टेंस में दिखती है या फिर सिंपल टेंस में दिख जाएगी या फिर कोई पैसिव वैसिव में दिख जाएगी। तो अगर ये परफेक्ट टेंस में है तो अपन मान लें इसको थर्ड फॉर्म, लेकिन इसके साथ में हैज़ भी लिखा हुआ है, तो ये लो हमारा कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। और अगर इसकी जगह पर मैं हैड लिख दूँ, ये देखो इसकी जगह में, इसमें और इस सेंटेंस में फ़र्क क्या है, हैज़ को हैड में ही तो लिख दिया है, हैड होगा तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इट इज़ दैट सिंपल। हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो हम चीज़ों को बेटर सीख पाते हैं, ये एक फैक्ट है। मैं आपको टेंस वैसे पढ़ाने ही वाला नहीं हूँ कि मैं आपको प्रेजेंट सिंपल लिखाऊँ, फिर इसका पहला स्ट्रक्चर लिखाऊँ, फिर उसका रूल, फिर उसका ये फलाना ढिंगड़ा, कुछ नहीं। आप पहले एनालाइज करना सीखो कि 12 तरह के टेंस होते हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, और उसके बाद में उनकी जो मेन स्ट्रक्चर्स है वो आपको याद होनी चाहिए। फिर आपको ये भी आना चाहिए कि एक सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसमें हम कौन से हिस्से पर ध्यान दें जिससे हमें टेंस पता चल जाए, है ना। जैसे अब आपको पता चल गया कि वर्ब वाले हिस्से को देखना है। क्यों? क्योंकि सर ये देखो वर्ब चेंज, सॉरी टेंस चेंज होता है तो सिर्फ क्या चेंज हो रही है, वर्ब। तो यानी हम कौन से हिस्से को देखेंगे, सिर्फ वर्ब को। वर्ब देखते ही हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पे टेंस कौन सा है। इट्स दैट सिंपल। यहाँ तक बातें सबको समझ में आई होंगी। अब मैं कुछ छोटे से शॉर्टकट्स आपको बता देता हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। जैसे मैंने एक बात बताई कि अगर V1 ING कहीं भी है तो उसमें जरूर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। कौन सा कॉन्टिन्यूस? बहुत सारे तरह के कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है। और होते हैं, बिल्कुल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इन 6 में से एक चुनना है ना। अभी तक तो 12 चॉइसेस थी। फिर एक चीज़ और सुनो कि अगर आपको कोई भी हैव फॉर्म का अर्थ क्या होता है, या तो हैज़ या हैव या हैड, इनके साथ में थर्ड फॉर्म दिख जाए, अगर हैज़, हैव या और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म दिख जाए तो मान के चलो वो एक कोई ना कोई परफेक्ट टेंस होएगा। चेक कर लो, यहाँ पे देखो ये लिखा हैज़ और ये रही थर्ड फॉर्म, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ये रहा हैड, ये रही थर्ड फॉर्म, ये है आपका क्या, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी ये रूल अप्लाई होएगा, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इसको। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट मिस कर देते हैं। पूरी इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ होती है, सिर्फ एक ही जगह पे। तो यानी कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको एक सेंटेंस में दिख जाए ना तो धावा बोल देना, उसका नाम आपको पता होगा क्या होगा, पास्ट सिंपल। यहाँ देख लो, इधर 1 से 12 जितनी भी स्ट्रक्चर्स लिखी है इनको पूरा देखो आप, इनमें कहीं भी सेकंड फॉर्म लिखी है क्या, सिर्फ एक ही जगह पे ये रहा।
तो ठीक है, ये छोटे से कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ, एक एक्सरसाइज के तौर पे ये सेंटेंसेस रहेंगे। आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इनमें टेंस कौन सा है। अगर ये बता पा रहे हो तो इसका मतलब है कि ये क्लास सफल रही है, अगर नहीं बता पा रहे हो तो वापस से देखो, सफल रहेगी। चलिए वो मैं आपके लिए जल्दी से लिख देता हूँ कुछ सेंटेंसेस। लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए 8 सेंटेंसेस रखे हैं। सेम तरीका आपको यूज़ करना है। आपको वर्ब वाले हिस्से को देखना है, नोटिस करना है। वर्ब पहचानना मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। आपको वो वर्ड ढूंढना है जो एक्शन डिनोट कर रहा हो। उस वर्ड को ढूंढने के बाद में उसके साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको आप एक बार ब्रैकेट में लिख दें और फिर मुझे बताएं कि इसमें टेंस कौन सा है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है और कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इनके आंसर्स लिख के दिखाने हैं। अगले वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको इन सभी सेंटेंसेस के लिए आंसर्स दूंगा कि इनमें कौन सा टेंस है, विद एक्सप्लेनेशन कि कैसे मैंने पता किया कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।